हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। दोस्तों देखो, अपने लास्ट टाइम में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैटर। क्या था? मैटर, द्रव्य। द्रव्य की अपने बात करी थी। आप देखो, जो ये द्रव्य है, अपने वहां पे कहा था कि जो कोई भी मैटर है या द्रव्य है वो मिलकर बना होता है। किससे? छोटे छोटे पार्टिकल से। किनसे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से या छोटे छोटे कणों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं अपन? मैटर या द्रव्य। ये बात अपने वहां डिस्कस करी थी। अब अपने मैटर तो पढ़ लिया, अब अपने क्या कर दिया, इस मैटर को डिवाइड कर दिया। अब जो ये छोटे छोटे कण हैं जिनसे मिलकर मैटर बना है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे अपन इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना में डिस्कस करने वाले हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर था अपना द्रव्य, मैटर। मैटर बना होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर। अब इन कणों को क्या कहते हैं? और इन कणों को मैंने कहा था क्या कहते हैं? परमाणु। अब ये परमाणु क्या बला है, इसको समझेंगे किसमें? परमाणु संरचना में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परमाणु संरचना। इससे पहले जो आपके टास्क है कि आपको बताना है कि एक जो एटम है उस पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, एटम पे चार्ज बात करें। देखो, अभी एक क्वेश्चन आया था जो एनडीए का हुआ था अभी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2020 को जो सीडीएस का पेपर हुआ था, उसमें था कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग है उसमें उसे अपन ने किसकी खोज की थी, उसके द्वारा किसकी खोज की थी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसने उसके द्वारा किसकी डिस्कवरी की थी? तो आपको बता दूं, बहुत से बच्चों ने कर दिया प्रोटॉन आंसर, लेकिन अल्फा स्कैटरिंग के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। वो उन्होंने सिर्फ ये बताया था, रदरफोर्ड ने, कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी स्कैटरिंग करवाने के बाद पता पड़ा कि इसमें कोई मास है, इसका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वहां पे मास है, और उस मास को मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे उनपे नेगेटिव चार्ज था, और नेगेटिव चार्ज से जो टकरा के आने वाला एटम होगा या जो रेज होगी वो क्या होगी? अगर भाई नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव के पास जाएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। अब जब अल्फा पार्टिकल्स हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। अब जब ये जाएगा तो वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट तो नहीं करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, तो वो उससे टकरा के रिपेल होकर वापस 180 डिग्री एंगल पे आया था। तो उसने कहा था कि इसके न्यूक्लियस में क्या है? कोई मास है। तो उसको एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, तो यही टास्क था आपको बताना। बाकी मैंने पहले आंसर बता दिया आपको, बस मैं क्वेश्चन यही था आपका कि जो अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या प्रेजेंट था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। आप में इसको आंसर करना था। ठीक है, अब अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसकी थ्योरी क्या था परमाणु संरचना के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से। देखो, जो परमाणु संरचना मैंने लिखा, परमाणु संरचना, एटॉमिक, एटम क्या पढ़ने वाले अपन? एटम। ए का मतलब क्या होता है? नॉन। टर्म का मतलब क्या होता है? डिवाइड। नॉन का मतलब नहीं, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे? एटम। अब देखो, अपने को सीधे तो पता नहीं चल गया कि एटम क्या है। बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम की डिस्कवरी की, लेकिन पहले जो महर्षि और जितने भी हुआ करते थे, महर्षि जिनको अपन बोलते थे, उन्होंने क्या कहा कि जो अपना शरीर है वो कितने तत्वों से मिलकर बना है? वो 5 तत्वों से मिलकर अपने शरीर का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो, अगर फॉर्मेशन हुआ है तो वैसे ही अपन क्या कहा कि मैटर है, कोई भी मैटर है उसका निर्माण किससे हुआ? छोटे छोटे कणों से मिलकर अपने उसका मैटर का निर्माण हुआ। अब मैटर कोई भी हो सकता है। एक आप मकान खड़ा करते हो तो उसमें जो मैटर, जो क्या ईंट का ब्लॉक है, उसको एक एक लगा के आप क्या बनाते हो? पूरा मकान बनाते हो। तो उस ब्लॉक, उस कमरे का सबसे छोटा पार्ट क्या हुआ? ईंट। उस ईंट को क्या बोला? एटम। और उन्होंने उसको क्या बोल दिया कि आगे इसको फर्दर, मतलब जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो ये ईंट है, यही क्या है? परमाणु है। यहाँ पे इसको क्या बोल दिया? परमाणु है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, ये साइंटिस्ट थे कौन? महर्षि कणाद। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है, पदार्थ, जो द्रव्य है, जो मैटर है, पदार्थ अपने पढ़ चुके हैं पदार्थ के बारे में अच्छे से। जो द्रव्य है, जो मैटर है, वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों में
वो कणों से मिलकर बना होता है। तो अपन किसी पदार्थ या द्रव्य को क्या कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य को अपन क्या कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं ना। अगर अपन किसी कमरे को तोड़ेंगे तो एक दीवार को तोड़ेंगे तो उसमें ईंट के ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे। अब जो ईंट का जो ब्लॉक है उसको क्या बोला अपने, परमाणु। तो समझिएगा, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, और जो कण में विभाजित करने के बाद जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो छोटा कण है जिससे मिलकर बना एक रूम, उसको जैसे आप यहां पे यूज कर सकते हो एक कमरे के लिए, क्या है सबसे छोटा पार्टिकल, ईंट। क्या है, ईंट। अरे भाई ये कमरा है अपने पास, इस कमरे में ईंट के क्या लगे हैं, ब्लॉक लगे हैं। अब इन ब्लॉक, ये ईंट अपने सबसे छोटा हो गया, इसको महर्षि, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने क्या बोला, परमाणु। क्या बोला, परमाणु। तो यहां से पता चला महर्षि कणाद के द्वारा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे क्या बोला जाता है, परमाणु। ठीक है, यहां से डिस्कवरी किसकी हुई, परमाणु की। अब देखो आगे चलते हैं। अब इन्होंने इतना बता दिया कि परमाणु है, लेकिन 19वीं सदी तक परमाणु है इतना पता था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आगे इसके भी कुछ सब पार्टिकल हो सकते हैं। नहीं, इन्होंने तो क्या कह दिया कि बस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे क्या कह दिया अपने, परमाणु। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ। और पदार्थ को वापस अपन डिवाइड कर सकते हैं किसमें, कणों में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको बोल दिया। अब क्या हुआ, इसके बाद जो साइंटिस्ट आए सन 1808 में, जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। देखो ये पूछा जा सकता है सबसे पहले साइंटिस्ट। देखो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी चीज की डिस्कवरी, अपने को परमाणु को पढ़ने के लिए ऐसे नहीं कि एक साइंटिस्ट ने परमाणु पढ़ दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान था वो था डॉल्टन भाई साहब का। किनका था, डॉल्टन भाई साहब का। क्योंकि इन्होंने एक दिशा दी थी कि भाई आप इस पे चलो, मतलब एक सोच जो किन में आई थी, वो आई थी सबसे पहले डॉल्टन में। डॉल्टन ने शुरुआत कर दी थी कि परमाणु क्या है। ठीक है, और एक इनका स्टेटमेंट आज भी है, लेकिन ये कुछ कारणों से विफल रहे, आगे पूरे इसके बारे में नहीं बता सके। लेकिन इन्होंने क्या बात कही थी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो ब्रिक, जो ईंट थी अपनी, जो ब्रिक थी, उसको अपन आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एक कमरा था वो ईंट से बना था, उस ईंट को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप मेरे को बताओ कि जब भी कोई मकान का आप काम करते हो तो ईंट के अपन 2 पार्ट करके क्या करते हैं, कहीं पे यूज करते हैं, उसके 3 पार्ट भी अपन करके यूज करते हैं। तो आप दिमाग लगाओ कि इन्होंने तो क्या बोल दिया, जॉन डॉल्टन ने बोला कि जो अविभाज्य कण है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो इंडिविजुअल है। एटम मैंने क्या बोला था, एटम नॉन डिवाइड, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे एटम, मतलब इस परमाणु का इंग्लिश में, अंग्रेजी में इन्होंने नाम दे दिया दोस्तों, क्या, एटम। क्या नाम दे दिया, एटम। बस और कुछ नहीं किया इन्होंने, एटम दे दिया और इसके बारे में कुछ पॉइंट बताए। अविभाज्य कण इंडिवाइडेबल, जो आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखो इन्होंने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन 20वीं सदी में ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने पता लगा लिया कि आगे इस एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना कि अकॉर्डिंग टू डॉल्टन अगर आए तो एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता। स्टेटमेंट पे ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। अन्यथा आप एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हो। देखो दोस्तों, एटम को आप डिवाइड कर सकते हो, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बट अगर वो स्पेशली बोल दे अकॉर्डिंग टू डॉल्टन, तो अगर स्टेटमेंट आ जाए तो एटम को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये इसका स्टेटमेंट था और यही इसका सबसे बड़ा असफलता का कारण बन गया। और देखो इन्होंने क्या बोला कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनते हैं। बिल्कुल सही बोला, ये बात इन्होंने सही कही कि जितना भी मैटर है, द्रव्य है, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इट इज राइट, बट परमाणु अविभाज्य कण है जिसको न तो नष्ट कर सकते नहीं उत्पन्न। ये बात इनकी गलत हो गई, क्योंकि 20वीं सदी में साइंटिस्टों ने पता लगा लिया कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इनकी असफलता का ये कारण था। दूसरी देखो, मैं दोनों साथ बता रहा हूं, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, ये इन्होंने बात कही, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। लेकिन आपको पता है डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, आइसोबार, जब समस्थानिकों का आविष्कार हुआ, जब एक ही हाइड्रोजन के 3, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जब इनके आइसोटोप खोजे गए, तो आपको पता था कि एटम हाइड्रोजन एक है, लेकिन इनके सपाट आपने पढ़े
ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सबकी अलग अलग थी, लेकिन डाल्टन भाई साहब ने कहा एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। लेकिन डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार, इनकी डिस्कवरी होने के बाद ये इनकी बात गलत साबित हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन ही आएंगे आपके, में 4 स्टेटमेंट लिखे, 7 स्टार लगा लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इन्हीं पे। देखो फिर देखो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणधर्म रखते हैं, कि जो भिन्न परमाणु के, लेकिन आपने पढ़ा है डायगोनल रिलेशन, विकिरण संबंध, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि कुछ परमाणु ऐसे हैं जो समान प्रॉपर्टी रखते हैं। ये बात डाल्टन ने नहीं बताई, इसके कारण इसकी असफलता का ये भी एक मेन कारण है। तो ये इन्होंने बताए, ये पॉइंट थे इनके याद रखना, और इनकी असफलता के ये 3 कारण हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप आइसोबार। इसके बाद में इनका ये कहना गलत साबित हो गया कि ये जो कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, तत्व सभी परमाणु समान होते हैं, क्योंकि नहीं हो सकते। हाइड्रोजन की आपने पढ़ा है H11, H12, H13 आइसोटोप, ठीक है, जिनके अंदर देखो क्या है, नंबर, एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इनकी चर्चा करेंगे अपन, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोप, इन सब की चर्चा करेंगे टॉपिक के लास्ट में कि क्या होते हैं, इनको मैं अच्छे से कराऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखो, इनकी डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप आइसोबार के बाद में ये गलत साबित हो गया। अब देखो, अब इन सब साइंटिस्टों ने तो सबसे पहले अपन इसके जो सब पार्टिकल्स थे, उन्होंने सबसे पहले खोज करी थी इलेक्ट्रॉन की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले बात आई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की थी, लेकिन स्टडी ऑफ कैथोड रेज किसने किया था, सर विलियम क्रूक। ध्यान रखना, स्टडी ऑफ कैथोड रेज सर विलियम क्रूक थे जिन्होंने अध्ययन किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। ट्रिक बताऊंगा याद करने की, अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से। देखो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा, मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कैथोड किरणों की खोज। इसका जो अध्ययन किया था कैथोड किरणों पे, वो किया था वो सर विलियम क्रूक ने। देखो अगर स्टडी की बात है कि स्टडी किसने की थी कैथोड किरणों की, तो सर विलियम क्रूक 1879। और अगर बात है इनकी डिस्कवरी या खोज, जे थॉमसन ने करी थी 1897। ये आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। अब देखो ये खोज कैसे हुई, कैसे करी, इसकी बात करते हैं अपन। देखो जब ये अध्ययन कर रहे थे सर विलियम क्रूक कैथोड रेज का, तो कैथोड रेज उन्होंने क्या लगा रखा था, एक सेटअप लगा रखा था, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो देखो कैसी थी, ये डिस्चार्ज ट्यूब बना रखी थी उन्होंने, ठीक है। यहां पे एक उन्होंने लगा रखा था वैक्यूम पंप, क्या लगा रखा था, वैक्यूम पंप, और इधर एक इलेक्ट्रोड इधर लगा रखा था और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा रखा था, और इन इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ रखा था, ठीक है। इसका क्या डिजाइन लगा रहे हो वैसे समझा दो। इसको उन्होंने बोला एनोड, और इसको उन्होंने बोला कैथोड, ठीक है। और कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव और एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसमें उन्होंने गैस फिल करी थी, गैस, क्या फिल करी थी, गैस इतनी। और यहाँ पे जो प्रेशर था वो 10⁴ mmHg का प्रेशर था, और यहाँ पे 10,000 वोल्टेज, हाई वोल्ट का करंट सर्किट इन्होंने जो पास किया था वो हाई वोल्टेज करंट था, ठीक है। तो ये सेटअप लिया उन्होंने। अब देखो सेटअप में क्या हुआ कि उन्होंने देखा जब ये सेटअप 10,000 का करंट का वोल्ट इन्होंने इस पे डाला दोनों इलेक्ट्रोड पे, तो उनको ऐसा लगा, अपने को नहीं, उनको, किनको, उनको, किसको, ऐसा लगा कि इधर से कुछ रेज निकल रही थी ऐसे,
कुछ रेज निकल रही थी ऐसे, और वो किस तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। किस तरफ जा रही थी, एनोड। ध्यान दीजिए, कुछ रेज निकल रही थी और वो किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ। तो आप बताओ इधर क्या है, एनोड, इधर क्या, कैथोड। कैथोड पे चार्ज। तो दोस्तों देखो, अपना बीच में थोड़ा रह गया था, एरर आ गया था, मैंने पूरा लिख लिया था लेकिन वो थोड़ा कट हो गया वीडियो। देखो आपके सामने मैंने लिखा है कैथोड किरणों की खोज। अब ये जो कैथोड किरणों की खोज है ये अपने को करनी है, और इससे अपन क्या पढ़ेंगे, इस कैथोड किरणों की खोज से ही अपने को इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। किसका, इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। किनसे, कैथोड रेज डिस्कवरी से। अब देखो कैथोड किरणों की जो किरणों जो अध्ययन किया था उनका नाम है सर विलियम कुरक। कितने में किया था, सन 1879 में। ठीक है, इसकी खोज किसकी, कैथोड किरणों की खोज या इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, वो किसने की थी, जे थॉमसन ने 1897 में। मेन क्वेश्चन तो यही बनता है, इस पे 7 स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा देखो, कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई, ये अपना कल बीच में रह गया था, पूरा पूरा ऐसे कैसा पड़ा है। देखो इसमें अपने क्या ली थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है आपको, इसको बोल रहे हैं अपन डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसमें मैंने क्या लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए दोस्तों। ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप। अब ये जो वैक्यूम पंप है इसका जो प्रेशर था वो था 10⁴ mmHg, ठीक है, और इधर मैंने लगाया एनोड, इधर लगा दिया कैथोड। ये लगाने के बाद मैंने इसको क्या दिया, 10,000 वोल्ट का करंट दिया, ठीक है, ऊर्जा मैंने इसको यहां से दी। जब इसको 10,000 वोल्ट का करंट डाला गया तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि यहां से कुछ रेज है वो निकल रही है और वो एनोड की तरफ जा रही है। मतलब कैथोड से कुछ रेज थी जो प्रतीत हो रही थी, लग रहा था ऐसा कि वो एनोड की तरफ जा रही है। दूसरी चीज देखो, इसमें अपनी क्या ली थी, गैस। मान लो अगर मैं हीलियम गैस लेता हूं तो हीलियम क्या करती है, हीलियम प्लस में जाएगी, ठीक है, और यहां से क्या रिलीज करेगी, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो ये है कैथोड और ये है एनोड। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ रेज निकल रही हैं, वो एनोड की तरफ जा रही हैं। अब देखो एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन सी रेज जाएंगी, नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा तो रिपल्शन होगा, तो जाएगी नहीं, तो कौन सी रेज आएगी, नेगेटिव। तो उस टाइम डिस्कवरी हुई कैथोड। ये जो रेज निकल रही थी इनको नाम दे दिया कैथोड रेज। ये अध्ययन कौन कर रहे थे, सर विलियम कुरक। इसके बाद इन्हीं कैथोड रेज को क्या बोला, क्योंकि ये क्या है, जो कैथोड रेज है ये है नेगेटिव चार्ज का पुंज। इन्हें क्या बोल दिया कि ये जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको बाद में बोल दिया आगे मॉडिफाइड करके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को बाद में बोला गया नेगाट्रॉन। क्या बोला गया, नेगाट्रॉन। और इन नेगाट्रॉन को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसका श्रेय जाता है जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। ध्यान रहे कि प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था। देखो इसमें हीलियम जो माध्यम में गैस भरी हुई है वो भी इस पे डिपेंड करती है। तो इस गैस को भी आप देखते हुए मतलब इस पे चलें। और ये किस प्रकृति की होती है, कण प्रकृति की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। इसका जो मास है और जो वॉल्यूम है क्या है, मास नॉट इक्वल टू 0, और जो वॉल्यूम है
वो भी नॉट इज इक्वल टू 0, कि इसका मास और वॉल्यूम 0 के इक्वल नहीं हो सकते। और ये क्या कर रही थी, सीधी रेखा में गमन करती हैं। क्या करती है, देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी रेखा में गति कर रही है। दिख रहा है आपको कि बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। तो इसके कुछ पॉइंट लिख लेता हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने 4-5 पॉइंट लिखे हैं धन किरणों के गुण। तो उस ऑब्जर्वेशन से अपने क्या पाया कि भाई अपने पास ये क्या थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसमें क्या लगे हुए थे 2 इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड को अपने एक बैटरी से जोड़ रखा था, और यहां से कुछ रेज निकलती थी, ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था। दिस इज एनोड और दिस इज कैथोड। ठीक है, ये बात हो गई थी अपनी। और ये जो रेज निकल रही थी, इनको अपने बोला था कैथोड रेज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि एक तो पहला पॉइंट है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। जो ये रेज निकल रही थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी रेखा में क्या कर रही थी, गमन कर रही थी। यहां पे ऐसा कुछ लग रहा था कि यहां पे टकरा रही थी तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही थी। क्या हो रही थी, प्रतिदीप्ति। ठीक है, फ्लोरोसेंट कुछ लगा हुआ था मेटर उस इलेक्ट्रोड पे, जिससे प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही थी। तो यह प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तीसरी चीज, यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो रही थी। इसके बाद ये पता लगा लिया गया था इसको कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख ले, ये क्या हो रही थी, रिफ्लेक्टेड हो रही थी। इसका मतलब ये क्या है, इसके बाद में इसका पता लगा लिया गया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती है। तो चौथा पॉइंट है, जब ये किसी गैस से गुजरती है तो उसे आयनित कर देती है। मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर अपने कौन सी गैस ले ली, हीलियम गैस ले ली। और हीलियम गैस लेने, इसमें क्या कहता है कि जब इसमें हीलियम गैस ली तो हीलियम क्या करेगी, हीलियम प्लस में जाएगी, +1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगी इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये क्या कर रही है, जो ये गैस अपने फिल करी थी इसके अंदर, इस पे क्या कर रही थी, इसको आयनित कर रही है, इसको आयनाइज कर रही है। देखो ये आयन में चेंज हो रहा है, हीलियम न्यूट्रल है, आयन में चेंज हो गया, तो इसको क्या करती है, आयनाइज कर देती है। ये ऋणावेशित कणों से बनती है। ये जो रेज है, टोटल जो रेज निकली, ये सब की सब क्या है, ऋणावेशित कणों से बनी होती है। इनको क्या बोला था, ऋणावेशित कणों का पुंज, नेगेटिव पार्टिकल्स। तो ये पॉइंट, इसमें आप इसका जो EMI रेशियो वो इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब याद रहे कि इसकी जो नेचर है, गैस की जो नेचर है, नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड, जो कैथोड रेज की जो नेचर है, डज नॉट डिपेंड किस पे, एक तो इस पे जो ये इलेक्ट्रोड ले रहे हैं इसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। किस पे, इलेक्ट्रोड, मटेरियल इलेक्ट्रोड, कि ये किस से कैसा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कैथोड रेज की डिस्कवरी कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो वो कैसे भी ले लो, उस पे आपको डिपेंड। दूसरी चीज, इसमें जो फिर गैस है, गैस कोई सी भी ले लो, उससे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। नेचर ऑफ गैस टेक इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि इस पे डिपेंड नहीं करेगी, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस भरी है उस पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड। दो चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि इस इलेक्ट्रोड मटेरियल पे, मटेरियल इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगी, और इसके अंदर जो गैस फिल करी है उस पे डिपेंड नहीं करती है। यही इनमें मेन रीजन है दोनों में, एनोड और कैथोड रेज में। ये डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इन दोनों पे एनोड रेज डिपेंड करेगी। ये ध्यान रखना, मेन डिफरेंस है दोनों में कि ये इसके मटेरियल, इलेक्ट्रोड मटेरियल को डिपेंड नहीं करेगी, और फिर जो इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल है उस पे भी डिपेंड नहीं करेगी। चाहे आप कैसी भी गैस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। याद रखना, कैथोड किरणों की खोज कैथोड से उत्पन्न हुई है, लेकिन एनोड किरणों की एनोड से नहीं होती। ध्यान रखना कि कैथोड किरणों की खोज कैथोड से हुई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और अब बात करते हैं इसके चार्ज की, कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ठीक है, ये मैं रख कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से क्लिक कर दीजिए, फटाफट से कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हो गया होगा क्लिक। और अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन इसको पूरा करके रहेंगे, चाहे टाइम लगे कितना भी, कि सर 2 घंटे का वीडियो तो मत बना देना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सर बना दो
सर ज्यादा वीडियो मत बनाना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको पता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे आवेश, वो होता है बेटा नेगेटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पहला तो यही आ सकता है आपके क्वेश्चन। और जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है। ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन बोल सकते हैं 1 यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, 1 यूनिट क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट, या फिर 1 यूनिट, या तो नेगेटिव 1 यूनिट बोल दो, या फिर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ध्यान रहे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई, याद रखना ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये मैंने लिख दिया था 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखो इसका मास कितना होता है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान किलोग्राम। ये इस पे आप इन स्टार लगा लीजिए क्योंकि यहां से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 यूनिट ऑफ फिजिकल नेगेटिव चार्ज। ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बार आ जाता है। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, बहुत बार पूछा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.11 इंटू 10 की पावर 31 केजी। याद रखें। अब देखो चार्ज अपॉन मास रेशियो कितना आएगा इसका, चार्ज अपॉन मास रेशियो निकाल लो। आवेश अपॉन द्रव्यमान इज इक्वल टू, आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम अपॉन 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, तो ये लगभग आएगा अपने पास माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 1.76 इंटू 10 की पावर 8। देखो यूनिट का ध्यान रखना कूलम और अपॉन ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को काट दिया गया तो ग्राम में आंसर है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। कितना, आवेश अपॉन द्रव्यमान कितना, E/m रेशियो कितना आ रहा है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम अपॉन ग्राम। यूनिट इसकी क्या है, कूलम अपॉन ग्राम। डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इट इज लास्ट क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन का 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन के मास में डिवाइड कर देंगे 1837 का तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1/1837
1837 से डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन को, तो क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रहे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन की द्रव्य इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1/1837 इंटू भाग कितना मास प्रोटॉन के द्रव्यमान में अगर 1837 का भाग दे देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये रिलेशन इट इज ए 7 स्टार लगा लेना, इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। क्वेश्चन बहुत बार, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको ही बोलते हैं अपन 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है -1.6 7 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम। E बाई एम रेशियो आवेश अपॉन द्रव्यमान अगर निकालें 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम अपॉन 9.11 इंटू 10 की पावर 31 केजी इज इक्वल टू आएगा 1.676 इंटू 10 की पावर 8 कूलम ग्राम। याद रखिए ये रेशियो, इंपॉर्टेंट 7 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है भाई। दूसरी चीज एक रिलेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1/1837 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और इसको याद रखें क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड। एनोड में अपन प्रोटॉन की खोज करेंगे, फटाफट करने वाले हैं, कर लीजिए इसको। सर कर लिया, चलो तो फिर आगे चलते हैं। चलो दूसरा क्या था अपना प्रोटॉन की खोज 1886। ठीक है, ये किसने करी थी? गोल्डस्टीन। ध्यान रहे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। पॉजिटिव चार्ज की खोज किसने की थी? वो करी थी रदरफोर्ड ने। अभी पढ़ेंगे उसमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जब आएगी। अब अपन वही सेटअप सेम सेटअप ले लेते हैं, पहले वाला जैसा ही था अपना। इनको बोला जाता है प्रोटॉन के अंदर अपन पढ़ेंगे धन किरण, पॉजिटिव और कैनाल प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने किसने करी थी? धन किरण, पॉजिटिव, प्रोटॉन, कैलार के इनको कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी बताऊंगा कि इनको कैनाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे परफोरेटेड क्या लेंगे एनोड लेंगे, तो उसमें आपको परफोरेटेड में पता है वो उसमें छिद्रित होगा। सेम सेटअप लिया था इन्होंने भी। देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब बना देता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। सेम सेटअप कॉपी कर लिया, मान लो जैसे इसको पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इसको बोला था कैथोड, दिस इज एनोड। यहां पे क्या लगाया था? वैक्यूम। पंप। यहां पे उन्होंने बैटरी जोड़ी थी जिसका था 10,000 वोल्ट करंट। ठीक है,
और यहां से उन्होंने जब लाइट स्पार्क की और इसके अंदर क्या फिल करी थी, गैस। क्या फिल करी थी, गैस। इसके अंदर गैस फिल करी थी उन्होंने। जब उन्होंने ये दिया तो इनको क्या बोला गया था कि ये जो था अपने पास, यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया था, एक यहाँ पे जिंक सल्फेट का लेप किया गया था, ZnS, जो फ्लोरोसेंट पदार्थ था, चमकीला। कैसा था, चमकीला। ठीक है, और ये कैसा था, छिद्रित था। मैंने क्या बोला था, अब इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं, वही बताऊंगा अभी। देखो छिद्रित दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। कैसा था, परफोरेटेड कैथोड। या फिर लाइट स्पार्क, जो ये चमकीला पदार्थ था, चमकीला, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती थी, लाइट स्पार्क। ठीक है, ये सेटअप, सेम सेटअप कॉपी किया था उन्होंने। और इसको उन्होंने क्या बोला, जब यहां से कुछ रेज निकलती हुई दिखाई दे रही थी, किधर से, एनोड से, यहां से कुछ रेज आ रही थी, ऐसे प्रतीत हो रहा था, लग रहा था ऐसा कि कुछ रेज ऐसे निकल रही हैं। और ये रेज किधर से आ रही हैं, एनोड से आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लग रहा था कि, लग तो ऐसा रहा था कि ये एनोड से आ रही हैं। मैंने क्या बोला था उस टाइम पे कि ध्यान रखना, कैथोड किरणों की खोज कैथोड से हुई थी, लेकिन एनोड किरणों की खोज एनोड से नहीं होती, उसमें जो गैस भरी हुई है उससे होती है। वही बात, अगर इसमें मैं गैस भर दूं हीलियम, ठीक है, तो ये हीलियम क्या करेंगे, हीलियम सॉरी, इसके अंदर जो गैस है उससे होती है। आप देखो, इसमें नेगेटिव इधर से क्या आ रहा है, एनोड से क्या आ रही है, कैथोड की तरफ आ रही है। आप देखो वही बात कि अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ जो रेज आ रही हैं वो किधर से आ रही है, पॉजिटिव से आएंगी। बिल्कुल ये बात सत्य है। तो ऐसा लगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही हैं, तो इन एनोड रेज के, इन धन किरणों के पुंज को ही क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, प्रोटॉन। क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यहां से हो गई कि यहां से ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। भाई ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव की तरफ। उस टाइम जब कैथोड किरणों की खोज हुई थी तो नेगेटिव से कौन जा रहा था, पॉजिटिव। अब इससे इधर आ रही है, और इसको कैनाल रेज क्यों बोला, क्योंकि देखो ये परफोरेटेड है, छिद्रित है। ये जो अपने पास कैथोड है ये छिद्रित है। इस छिद्रित कैथोड से ये किरण इसके माध्यम से पास होकर से गुजरती हैं, और यहाँ पे चमक स्पार्क, लाइट स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जिससे पता लगता है कि यहाँ से कुछ रेज आ रही है। अपने को नहीं दिख रहा था, ऐसे लग रहा था किसको, एनोड रेज को, कि एनोड रेज इधर से आ रही है और इधर से गुजर रही हैं। किससे, कैनाल। देखो दिस इज कैनाल, ये कैनाल बना हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैनाल किरण भी बोला जाता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इसको क्या बोला, इन रेज को क्या बोला, एनोड रेज। क्या बोला गया, एनोड रेज। ठीक है, इनको सबसे पहले नाम दिया गया एनोड रेज। कितना समझ में आ रहा है आपको। इन एनोड रेज को बाद में बोल दिया, जैसे वहां पे कैथोड रेज को बोला था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो इन एनोड रेज को वहां पे क्या कहता है कि वो एक क्या है, एक ऋणावेशित कणों का पुंज है। उस ऋणावेश, ऐसे यहाँ पे क्या, ये धन किरणों का क्या है, एक पुंज है, तो इसको बोल दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बोला दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इन एनोड रेज को क्या बोल दिया गया बाद में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसके बाद इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन, क्या बोला, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन। तो ये ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बोला गया प्रोटॉन। इस तरीके से डिस्कवरी हुई किसकी, प्रोटॉन की। किसने करी, गोल्डस्टीन ने। एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे, रदरफोर्ड। ठीक है, अभी रदरफोर्ड का अलग से एक्सपेरिमेंट और पढ़ेंगे अपन, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आए तो आपको गोल्डस्टीन ही करना है। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अब इसमें जो दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि नेचर ऑफ एनोड रेज। वही बात है
दोस्तों जो पहले पढ़ी थी कैथोड उसमें कि ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है। और क्या था, ये वो ऋण किरणों का पुंज थी, ये धन किरणों का क्या है, पुंज है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, प्रभावित होती है उनसे। इनका ईएम बाई रेशियो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इनका ईएम बाई रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तथा ये धन आवेशित कणों की बनी होती हैं, ये भी द्रव्य किरणें ही होती हैं। और दूसरी चीज, वहां पे उनका ईएम बाई रेशियो था, वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रोड था, ये जो इलेक्ट्रोड और इसके अंदर जो फिल गैस थी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, लगा लीजिए इस लाइन को, तो लिख ही लीजिए, आपको मैं लिखवा देता हूं, एक बार लिख लीजिए कि इनका आवेश अपॉन द्रव्यमान E बाई M बाई अनुपात नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको आप लिख लीजिए, इनका आवेश अपॉन द्रव्यमान। देखो मैंने क्या लिखा, जो नेचर ऑफ एनोड रेज में क्या होगा, इसका आवेश चार्ज अपॉन मास, जो रेशियो है वो इसकी जो गैस फिल करी गई है इसके अंदर गैस, उस पे डिपेंड करता है। याद रखना कि नेचर ऑफ एनोड रेज किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रोड मटेरियल पे, जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके मटेरियल पे, और उसके अंदर जो गैस फिल करी है उस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कैथोड रेज नहीं करती, कि उसकी नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोड की नेचर पे और उसके अंदर फिल गैस पे डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई और प्रोटॉन की खोज हो गई। इसके बाद में 1932 में क्या हुआ, न्यूट्रॉन की खोज थोड़ी लेट हुई। क्योंकि इस कारण से हुई, न्यूट्रॉन की खोज लेट क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों उस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था। तो ये ध्यान दीजिए आप, धन किरणों की खोज वही सेम सेटअप है। यहाँ पे देखो परफोरेटेड कैथोड लिया गया था, यहाँ से कुछ रेज, ध्यान दीजिएगा कि एनोड रेज एनोड से उत्पन्न नहीं होती हैं, मध्यम गैस से होती है। इस बात का देखो, एक चीज भूल गए थे अपन, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश था वो नेगेटिव, किस लिए, उसको अपने उसका एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन तेल बूंद विधि से इलेक्ट्रॉन पे सहायता से इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा थॉमसन द्रव्यमापी से इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा, मिलिकन तेल बूंद की सहायता से इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा थॉमसन द्रव्यमापी से इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात किया गया है, ठीक है। और अपने बात कर ली इन सब चीजों की। धन किरणों को एनोड रेज विशिष्ट आवेश माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती हैं, जो इसमें फिल किया गया मीडियम, जो गैस फिल करी गई है उस पर डिपेंड करती हैं। कैथोड रेज कैथोड से उत्पन्न होती हैं, लेकिन एनोड किरण माध्यम से उत्पन्न होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। जब निर्वात नली में, अब देखो आगे क्या हुआ, इस पे प्रोटॉन पे चार्ज की बात करते हैं अपन कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना है। क्योंकि जब एक परफोरेटेड जो ट्यूब थी उसमें अगर हाइड्रोजन गैस ली गई थी तो एक बहुत बड़ा करिश्मा हुआ था, जिससे एनोड किरणों का विशिष्ट आवेश सर्वाधिक प्राप्त होता है, इन्हें प्रोटॉन कहा गया। देखो कैसे हुआ कि जो ये अपनी फिल गैस थी इसमें क्या लिया गया, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। तो एक अच्छा करिश्मा हुआ इसमें, जब इसका क्या हुआ कि प्रोटॉन का मैक्सिमम आवेश वो चार्ज अपने को प्राप्त हुआ, और वो चार्ज कितना था अगर आपको पता हो तो वो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम आवेश कौन सी गैस फिल करने पर हुआ, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, उसमें तो गैस अगर कैथोड किरणों की अगर डिस्कवरी कर रहे थे तो वहां पे गैस पे डिपेंड नहीं, माध्यम पे तो डिपेंड नहीं कर रही थी, यहाँ पे माध्यम पे डिपेंड कर रही है। तो अगर अलग अलग गैस दे दे तो आपको पूछ ले कि मैक्सिमम आवेश कहां उत्पन्न हुआ, सबसे ज्यादा करिश्मा जो हुआ वो हुआ हाइड्रोजन गैस पे। हाइड्रोजन गैस जब माध्यम में इस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में जब डाली गई तो इसका जो आवेश है वो सर्वाधिक प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं अपने H+ को क्या कहते हैं, यार प्रोटॉन की बात ही लेते हैं यूज। H+ क्या है, प्रोटॉन ही है, तो उस तरीके से अपने इसको ले लिया। अब देखो वही सब चीज लिखते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख कर रहा हूं। देखो तो इतना समझ में आ गया होगा।
अब देखो इस पे चार्ज कितना है प्रोटॉन पे, इसकी बात अपन कर लेते हैं एक बार। कितना था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, प्लस उस पर नेगेटिव होता है ध्यान रखना, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी इकाई थी और 1 इज इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला, फिर इसकी बात करते हैं प्रोटॉन पर आपने द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये है अपने पास 1.67 इंटू 10 की पावर 27, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। याद रखिएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 27 ग्राम। इसके बाद अपने क्या निकाला था, ई बाई एम रेशियो। ई बाई एम रेशियो कितना आएगा, थर्ड है। ई बाई एम आवेश अपॉन द्रव्यमान कितना है, 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम अपॉन 1.67 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना आएगा, 9.58 इंटू 10 की पावर 4, 9.58 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। इसको स्टार लगा लेना, 9.58 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। फिर अपने बात करी थी मास ऑफ प्रोटॉन। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू था कि 1837 का भाग दे देंगे मास ऑफ प्रोटॉन में, तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब अपन बात कर रहे हैं एमपी की, मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी ध्यान रखना, एमपी मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1837 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेशियो, ये जो रिलेशन है याद रखना, स्टार लगा लेना। मास ऑफ प्रोटॉन एमपी मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई होता है 1837 गुणा किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर मास इलेक्ट्रॉन के मास को 1837 से अपन गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करना है, क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन थर्ड पार्टिकल की। जो स्थायी पार्टिकल था थर्ड, वो है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज थोड़ी लेट हुई थी। वो इस कारण हुई थी, क्वेश्चन आया हुआ ये भी कि न्यूट्रॉन की खोज में समय क्यों लगाया, इतनी लेट क्यों हुई, क्योंकि उस पे कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था, इसलिए 1932 में न्यूट्रॉन किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1932 में। इस पे चार्ज क्या होता है, चार्ज आपको पता है कितना होता है, न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, शून्य। और इसका मास होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे 1932 न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, किस पे नाच, ईंट पे। ए का मतलब इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब थॉमसन, पी का मतलब प्रोटॉन, आर का मतलब रदरफोर्ड, न्यू का एन का न का मतलब न्यूट्रॉन, च का मतलब चैडविक। ठीक है, ईंट पर नाच दिख रहा आपको। सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। याद रहे कि इसमें किस क्या बताया था रदरफोर्ड ने, ओनली कि इसमें जो ये न्यूक्लियस है इसका इन मध्य के अंदर, नाभिक के अंदर क्या एक बाहरी है मेटर, वो पार्टिकल है जिसको बोला था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका नाम बाद में दिया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है,
तो प्रोटॉन को नाम दिया था गोल्डस्टीन, याद रखना रदरफोर्ड। फिर है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का देखो चैडविक, जेम्स चैडविक सी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ईंट पर नाच, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन देखो क्या है। अब आपके जो क्वेश्चन आ सकता है वो अभी मैं करवा देता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकॉज वेरी लेट। ये पहला ही क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है द डिस्कवरी। देखो कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं इसका ट्रांसलेट कर दूंगा अभी। मैसेज आते रहते हैं सर हिंदी इंग्लिश क्या। अरे कुछ नहीं है, इंग्लिश में सब कुछ आएगा आपको। टर्म सस्ती होती है इंग्लिश में। बिकम वेरी लेट बिकॉज, देखो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट पूछ रहा हूं। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसकी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वेरी लेट बिकॉज, बिकम वेरी लेट, इतना समय क्यों लगा? बिकॉज, क्योंकि उस पे क्या था, मैंने आपको आंसर बताया था, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। आंसर लिख लेना, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। बाकी जो मैंने पढ़ाया था न्यूट्रॉन तो बता चुका हूं आपको, एनी चार्ज। आंसर लिख लेना, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। इसलिए इसमें समय लग गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज था, पहचान लिया गया इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव से, अपने डिस्कवरी कर ली डिस्चार्ज ट्यूब से, लेकिन इसको इसमें टाइम लग गया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द चार्ज carried by an electron the charge carried by an electron, इलेक्ट्रॉन पे आवेश, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था आपको पता है, आपने निकाला था 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। याद रखें नेगेटिव में आएगा, कूलम इसकी यूनिट है। चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट करवा रहा हूं। नेक्स्ट है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज approximately dash times the mass of a proton, times the mass of a proton। देखो बताओ दोस्तों, मैंने बता चुका हूं मैं आपको ये बात, रिलेशन लिखवाया था मैंने कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है, अगर मैं उसमें भाग दे दूं कितने का, 1837 का, इंटू क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं प्रोटॉन के मास में 1837 का भाग दे दूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। रिलेशन ही पूछा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली टाइम्स, कितने टाइम्स, द मास ऑफ एन ए प्रोटॉन, कि इसके कितने टाइम्स है, तो 1 बाई, इसका आंसर क्या जाएगा, 1/1837। और इसमें अगर भाग देंगे तो लाइट ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर इसमें इसका भाग दोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00548 इतने टाइम्स। ठीक है, अगर इसमें इसका एक में अगर 18 इसका भाग दोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन सारे करवा चुका हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी लेट क्यों हुई, दूसरा था अपना चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तीसरा कितना है कि कितने टाइम्स प्रोटॉन के है, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स, 0.00058। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज, रिलेशन लिख लिया होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन इज कितना होता है, ऑफ 1.77 ग्राम। याद रखना कि मास ऑफ 1 मोल, एक मोल के इक्वल होता है कितना, इज इक्वल टू 1 मोल, 1.007 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या है, देखो ये अपना न्यूक्लियस है और इसके अंदर मैंने दो चीज बताई थी, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। आगे भी बात करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन, और ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, दिस इज ऑर्बिट, ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, क्या क्वेश्चन आ जाए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन दे रखे हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, गलत, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज अ वेरी वेरी ट्रू आंसर। एंड सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, गलत, ओनली न्यूट्रॉन, गलत। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं। आगे के जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में एक प्रोटॉन की जो अपने अभी तो क्या पढ़ लिया कि एटम आगे डिवाइड हो सकता है कुछ साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या बोला कि अगर एटम को आगे अपन सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए अपने के पास प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सारे क्या हैं, सब पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इसके क्वेश्चन कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, E/m रेशियो। यहीं से आपके क्वेश्चन आने होंगे, वो क्वेश्चन भी अपने कर लिए। आगे का जो अपना होगा कि वास्तव में एक एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होती है और किस तरीके से आगे डिस्कवरी हुई। सबसे पहला मॉडल था जे थॉमसन का, फिर रदरफोर्ड का, फिर बोर का, ठीक है। तो ऐसे करके आगे एक्सपेरिमेंट होते गए और प्रोटॉन के बारे में, परमाणु के बारे में अपन समझते गए। तो इतना हो गया कि आगे डिवाइड किया जा सकता है और वो डिवाइडेशन पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इसकी डिस्कवरी कौन से सन में हुई, किस साइंटिस्ट ने की, इस पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे, इसके सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं और आप आशा करता हूं कि आप समझ चुके हैं। और इसका आप जितने भी क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, वो सारे करिए। इसके बाद अपन पहला मॉडल लेके आएंगे जे थॉमसन का, उसके बाद रदरफोर्ड का, फिर बोर मॉडल एक्सपेरिमेंट, फिर आगे अपन पढ़ेंगे कि ऑर्बिट, सेल, ये सारे क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन इनमें रहते हैं, ठीक है। इनकी सबकी चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में अपन आइसोबार, आइसोटोप और आइसोटोन के बारे में पढ़ेंगे, तब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।